फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ी, जिसके बेसिस पर जो क्वेश्चन आता है ना वीबीटी में, वो पी पाई बॉन्डिंग और पी डी पाई बॉन्डिंग का ही आता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोग लेक्चर यहाँ से शुरू कर रहे हैं बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन, आप सब लोग थोड़ा बहुत इससे फेमिलियर हो गए ही। मैं यहाँ से क्लास शुरू कर रही हूँ बच्चों। सबसे पहले मीथेन की बात करते हैं। अगर मीथेन की बात हम करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ना हम लोग कुछ भी बॉन्ड एनर्जी, ज्योमेट्री, उसकी बात नहीं कर रहे थे कि किस तरह मॉलिक्यूल स्पेस में ओरिएंट है। तो 1s2 2s2 2p2 ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग 2s को बना लेते हैं और 2p को बना लेते हैं। अब इस कार्बन के पास जब भी, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट में इस तरह कर थे। जब भी कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन एटम्स आ रहे थे, तो कार्बन के अंदर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 2s से क्या, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट कर गया। सो नाउ हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर 2s1 और ये 2px1, 2py1 और 2pz1। ठीक है, ये हमारी है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके पास हाइड्रोजन एटम आया, हाइड्रोजन के अंदर 1s1 होती है, ओके। सो हाइड्रोजन एटम आया, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। तो यहाँ पर हम लोग 4 हाइड्रोजन एटम्स बना दिए हमने एज पर वीबीटी। ठीक है, और इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी। ये भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये अपनी इनकी बॉन्डिंग हो गई। दिस इज एज पर वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। मतलब एक बॉन्ड, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, उसमें सिग्मा और पाई सीखा था ना हमने, ये 2s1 और 1s1। तो ये वाला जो है 2s 1s की वजह से बन रहा है, ये वाला 2p1s, ये वाला भी 2p1s और ये वाला भी 2p1s। अब इसका मीनिंग समझो बच्चों। तो एज पर वीबीटी 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। एक बॉन्ड, एक CH बॉन्ड इज 2s और 1s का, और 3 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स आर 2p एंड 1s। ये वाली चीज समझ में आई सबको? ये वाला कोई डाउट तो नहीं? हमने वीबीटी में लास्ट क्लास में पढ़ी थी ये वाली बात। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस मैम। है ना, गुड ना, ओके। तो ये तो थी अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट एक्सपेरिमेंटली ना, हमने तो तब तो वीबीटी ने ये बोल दिया कि 4 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे CH4 के अंदर। मतलब ऐसे करके जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो ये वाला तो 2s और 1s का है, ये वाला बॉन्ड 2p1s, ये वाला 2p1s और ये वाला भी 2p1s। इस तरह करके एक बॉन्ड अलग है, बाकी 3 बॉन्ड्स आइडेंटिकल है। बट जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए ना, तो एक्सपेरिमेंटली हमने पाया कि ये 3 बॉन्ड्स एक जैसे, एक बॉन्ड अलग, ऐसा नहीं। चारों के चारों बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं। ऐसा क्यों हुआ कि चारों के चारों बॉन्ड्स आइडेंटिकल है? ये 2s 2s समझ रहे हो कि वो वाला था कि जो मैंने ऐसे करके दिखाया था 2s और 1s का, और यहाँ पर 2p और 1s का, मतलब 2p और 1s, इस तरह करके बॉन्डिंग। तो ये बॉन्ड्स अलग अलग हैं। आया डिफरेंस समझ में कि इन तीनों में ऐसा हो रहा है और इस वाले में 2s और 1s की ऐसे करके बॉन्डिंग हो रही है। ओके, बट हमने जब भी एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमने ये पाया कि चारों बॉन्ड्स आइडेंटिकल है, उनकी शेप आइडेंटिकल है, उनकी बॉन्ड एनर्जी, उनकी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है। ऐसा क्यों? तो इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी फेल हो गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ड्रॉबैक्स है।
तो तब आया कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का, उसी लिखा था यहाँ पे, तब आया कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का। समझ में आया द रीजन फॉर स्टडिंग हाइब्रिडाइजेशन? आगे बढ़ा जाए? जी यस मैम बोलो, किसी ने नहीं बोला क्या कि आगे नहीं बढ़ा जाए? मैम अगर वो फेल हो गया तो बढ़ा हम जाए। पढ़ ही क्यों रहे हैं? अगर वो फेल हो गया तो हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? मतलब वो फिर वो होता है ना कि मतलब बेसिक से शुरू करना है बस, इसीलिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, कि बेसिक से हम लोग शुरू करें। बैलेंस पहले ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स, यस मैम। उसके भी ड्रॉबैक्स थे, तो फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके ड्रॉबैक्स है, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ऐसे बताऊं, पहले तो ल्यूइस वाला पढ़ा, ठीक है, फिर बीबीटी, फिर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे हम, फिर वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, और फिर एमओटी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये लास्ट है। इसके बेसिस पे मतलब ये फाइनल वाला है अपना, लेकिन इनको भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आते भी है, काफी हद तक तो करेक्ट है ही ना, काफी सारी जगह ऑर्गेनिक में इसके कॉन्सेप्ट्स हम लगाते ही हैं, तो इसलिए हम वो पढ़ते हैं। और फिर वेस्पर, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज मैं चाह रही हूँ कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर कंप्लीट कर लें। इसके अंदर ड्रैगोस रूल, बेंट रूल, जो 2-4 अलग अलग चीजें हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीजें मैं आप लोग को जरूर समझा रही हूँ। ओके, अब हम चलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हम शुरू कर रहे हैं। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, ओके, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 था। एक्सक्यूज मी, ये सॉरी, ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये हमारी, बच्चों एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके अंदर क्या हुआ, जब भी 4 हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच करे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो तब इसकी ये बन गई एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। और इन चारों ऑर्बिटल्स, ये वाला s वाला, 2s वाला, 2px, 2py और 2pz, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। सो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, एक ये और 3 ये, टोटल 4 कंबाइन किए, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो 4 मिलकर 4 फॉर्म किए, एक s है और 3 p, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और उनको अब जब आप रिप्रेजेंट करोगे ना, तो ऐसे करके करोगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। These are, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3, 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 ये चारों आइडेंटिकल है। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग is equal to number of hybrid orbitals formed. ओके, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देती हूँ, नंबर ऑफ atomic orbitals combining is equal to number of hybrid orbitals formed, hybridization के अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरीके से वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ना आइडेंटिकल होंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ बराबर होगी,
बॉन्ड एनर्जी इक्वल होगी, सब कुछ वो एक जैसी सी होगी। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। अब वापस यहाँ पर चलते हैं। तो हमारे जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए, अच्छा एक चीज यहाँ बता देती हूँ, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ऐसे, एक छोटा और एक बड़ा, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। और बड़े लोब से हम बॉन्डिंग दिखाते हैं। ये छोटा लोब और ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस सिंपली रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियस। बड़े लोब से हम बॉन्डिंग दिखाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ना खुद को स्पेस में इस तरह कर कर ओरिएंट करेंगे। ओरिएंट करना मतलब एक को खुद को अरेंज करना, स्पेस में इस तरह करके अरेंज करेंगे कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो या फिर मिनिमम रिपल्शन हो, कि ये स्पेस में एक दूसरे को इस तरह कर कर एक दूसरे से ओरिएंट होते हैं कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो, मतलब मैक्सिमम दूर दूर हो, या फिर रिपल्शन, जितना दूर होंगे उतना रिपल्शन कम हो जाएगी ना, तो उतना रिपल्शन कम। ठीक है, सो इसको हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं बच्चों। सो 4 बनाने तो आप ऐसे करके बनाओगे, एक ऐसा, दूसरा, तीसरा एंड द फोर्थ वन। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आप ऐसे बनाते हो और इनके बीच का ना जो बॉन्ड एंगल है इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, डिग्री में वो मिनट्स और सेकंड्स में लिखते हैं ना, तो 109 डिग्री 28 मिनट्स या फिर 109.5 डिग्रीज, दैट इज द बॉन्ड एंगल। इन्होंने आपस में खुद को स्पेस में ऐसे ओरिएंट किया कि इनके बीच का बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। ये हमारा कार्बन है, दूसरी पेन से बना दो। ये हमारा कार्बन है जिसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पर ये बॉन्डिंग करेगा हाइड्रोजन से, कार्बन का एक और हाइड्रोजन का एक, ऐसे ही कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक। ओके, क्लियर बच्चों, समझ में आया? हाइब्रिडाइजेशन में हुआ क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए और उन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म किए। क्यों हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया? क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे ना, जो मतलब ऑर्बिटल्स जिन पे बॉन्डिंग हो रही है, वो सारे आइडेंटिकल थे इन ऑल रिस्पेक्ट, उनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब कुछ एक बराबर थी। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। और ये शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये तो पता है सबको, टेट्राहेड्रल शेप और 109 डिग्री 28 मिनट, ये तो आई एम श्योर सब लोग को पता ऑलरेडी। आया समझ में इसका मीनिंग? कोई चीज रिपीट करूं? नो मैम। हाइब्रिडाइजेशन का ना शॉर्टकट ट्रिक वगैरह भी सीख लेंगे, जो वो सब जगह आपने टीचर ने, स्कूल टीचर्स ने वगैरह सबने बताई होगी। हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे किसी भी कंपाउंड की, वो भी समझाती है। ठीक है, मैं भी एक बता दूंगी। सब किताबों में, सब जगह, पेज के मॉड्यूल में सब जगह वाली ट्रिक्स अवेलेबल है। मैं पेज के मॉड्यूल वाली ट्रिक बताऊंगी। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर फुल्ली फिल्ड वाले ऑर्बिटल्स भी कंबाइन कर सकते हैं, हाफ फिल्ड वाले भी कंबाइन कर सकते हैं, और एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी कंबाइन कर सकते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड या एम्प्टी कंबाइन कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के पूरे पॉइंट्स बता रही हूँ सिंपली। सबसे ऊपर वाला पॉइंट नजर आ रहा है कि वो मिट गया, मतलब वो कट गया? कट गया लेकिन लिख लिया। कट गया लेकिन लिख लिया था, सबने लिख लिया था? यस मैम। गुड, ठीक है। अच्छा, जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे, वो पॉइंट नंबर 1 था। अच्छा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर कंबाइनिंग, उनकी ना सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए।
सिमिलर एनर्जी होने चाहिए, मतलब 2s और 2p को करवा लो, 3s और 3p को करवा लो, 4s और 4p को करवा लो। और d वाला आप जनरली जो है ना हम n-1 लेते हैं, मतलब 4s और 4p है तो उसके साथ आप 3d वाला ले लेते हो। d जनरली n-1 वाला रहता है, ठीक है। आइडेंटिकली मतलब सिमिलर एनर्जी की होनी चाहिए, तभी हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये चीज समझ में आई सबको? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग शुड हैव सिमिलर एनर्जी। हाइब्रिडाइजेशन से ही हमको पता चलता है किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। थोड़ी देर बाद में बोलने वाली हूँ कि ज्योमेट्री और शेप अलग अलग है, ठीक है। तो हम वेस्पर के थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो चौथी थ्योरी है, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सपेंशन। अभी मैं इसमें ज्योमेट्री ही टर्म यूज कर रही हूँ, उसका मीनिंग एक्चुअली तरह से शेप जैसा सही है, बट ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होते हैं। इधर हम ज्योमेट्री बोल रहे हैं कि इधर जैसे sp3 आया तो उसकी ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, की ज्योमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ओके, अच्छा अब जल्दी से बच्चे वाली लिख लो, फिर मैं हाइब्रिडाइजेशन को और आगे एक्सप्लेन करती जाती हूँ। रिटन बच्चों एवरीवन सबने लिख लिया? यस मैम। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम ज्योमेट्री बता सकते हैं। द डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस व्हिच वी विल स्टडी इज sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3। अपने सिलेबस में यही है, हमें यही स्टडी करनी है। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, मतलब इधर sp है तो एक s और एक p कंबाइन करके sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, तो दो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, एक s का और एक p कंबाइन किया तो दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाए। तो इनकी शेप होती है, सॉरी ज्योमेट्री होती है लीनियर। ओके, ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। लीनियर मतलब ये एक और ये दूसरा, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। sp2 में एक s और दो p कंबाइन करें तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स तीन sp2 वाले बनते हैं, तीन होते हैं। और इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। और इधर कैसे होता है ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे मेरी हथेली देखो, जैसे ये हथेली है ना, इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल समझना, मैंने बीच में रख दिया ये, जैसे BF3 एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पे, तो बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तो बीच में रख दिया बोरॉन, इधर एक फ्लोरीन इसी प्लेन में, ये हटाते हैं, इधर एक फ्लोरीन ऐसा, दूसरा फ्लोरीन ऐसा इधर की तरफ, और तीसरा फ्लोरीन ऐसा, ठीक है। तो इसको BF3 को जो जैसे है ना, उसमें sp2 और ये भी समझाऊंगी हाइब्रिडाइजेशन की sp2 कैसे आई। तो वो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल मतलब ट्राइंगल जैसा बन रहा है, और प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में तीनों के तीनों है, तीनों की दोनों जो BF बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, ऐसे ये वाला BF बॉन्ड और ये वाला BF बॉन्ड और ये वाला BF बॉन्ड, ये तीनों एक ही प्लेन में, ठीक है। sp3 इज टेट्राहेड्रल होती है। अच्छा, इधर बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120, ठीक है। और ये टेट्राहेड्रल है, इधर ऐसे होती है, ठीक है। टेट्राहेड्रल मतलब जो चेयर होती है ना, चेयर को अगर आप देखोगे तो चेयर के जो पैर होते हैं, उसके पैरों को अगर आप देखोगे तो वो ऐसे करके ओरिएंट कर लो। मेरे हाथ को जैसे CH4 है, नजर आ रहा है ये पेन, बच्चों पेन नजर आ रहे हैं? यस मैम। है ना। तो बच्चों जो मेरा हाथ है ना, जो मुट्ठी है मेरी, उसको कार्बन समझना, एक ऐसा करके ऊपर की तरफ बना दो हाइड्रोजन, ये और ये पानी की बोतल जैसे, तो ये CH4, इनके बीच का बॉन्ड एंगल मतलब ये वाला बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री।
चारों के चारों जो भी बॉन्ड्स है ना, उनका आपस में बॉन्ड एंगल ऐसे करके, ठीक है, इज Yes, ma'am. ठीक है, समझ में? आई थिंक मेरे चेहरे के आगे बैठा है, बाकी व्हाइट बोर्ड है ना सभी। ओके, टेट्राहेड्रल। ओके, ये तो अपनी मेन थी। इसके बाद जो ये वाले हैं वो मैं धीरे धीरे करके समझाती जाती हूँ। आगे बढ़ रही हूँ मैं अब। ये इतना मतलब ज्यादा, इधर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री था इसमें ना, ठीक है, और बाकी मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। आगे बढ़, सबसे पहला एग्जाम्पल BeCl2 का, ठीक है, BeCl2 बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज 4, 1s2 2s2 ये है, तो 2s के अंदर 2 है और 2p वाला एम्प्टी है। ये तो अपनी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो एक्साइटेड स्टेट में ऐसे करके हो गई। अब 2 क्लोरीन एटम्स आ रहे हैं, तो इन दोनों आपस में कंबाइन करके 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये भी sp और ये वाला भी sp। अब क्लोरीन है, क्लोरीन को हम यहाँ लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर 17 होता है, 3s2 है ना, pk 5, 1 2 3 4 5। तो क्लोरीन का जो है एक एम्प्टी वाला है, वो इसके साथ यहाँ पर बॉन्डिंग करेगा। ये क्लोरीन का इधर ऐसे बॉन्डिंग हो रही है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है बच्चों, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल sp वाला, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल sp वाला, ये बेरिलियम है इधर, ठीक है, और क्लोरीन को हम बना देते हैं ऐसे, ये वाला क्लोरीन, और मैं नेक्स्ट पेज पे बना देते हैं। बेरिलियम के अंदर ये ऐसे एक बेरिलियम का sp ऑर्बिटल, ये वाला भी sp, इसके अंदर ऐसे है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड बेरिलियम का है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड बेरिलियम का है। अभी क्लोरीन का आया, क्लोरीन का आप नॉर्मल बनाओगे क्योंकि क्लोरीन में नहीं हुई हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तो सेंट्रल एटम की होती है, बेरिलियम की हुई, तो क्लोरीन अपना ऐसे लेकर आया, ठीक है, क्लोरीन है, तो ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और ये वाला बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, इधर ज्योमेट्री बोलते हैं लीनियर। क्लियर, समझ में आया? Yes, ma'am. अब इसी के साथ साथ जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, sp2 sp3 sp3d सबकी करूंगी हाइब्रिडाइजेशन। एक तो ये तरीका है निकालने का, उसी के साथ साथ मैं ट्रिक भी बता देती हूँ, तो हर एग्जांपल के अंदर आपके साथ साथ ट्रिक भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग ना एक नंबर निकाल लेते हैं, z लिख देते हैं उसको, z आपको फाइंड आउट करना है, z इज इक्वल टू हाफ, ओके, हाफ ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो सेंट्रल एटम के, Z निकालने के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो, माइनस करते हैं एनी पॉजिटिव चार्ज अगर हुआ तो, प्लस करते हैं एनी नेगेटिव चार्ज हुआ तो, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो जैसे BeCl2 था, उसके लिए Z निकालोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ। बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर 4 है बेरिलियम का, तो 2,2, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2, कुछ पॉजिटिव चार्ज है नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, वो कितने हैं मोनोवैलेंट एटम्स BeCl2 के अंदर, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है ना, ऐसे 2 है, Yes, ma'am. तो 2 into 1,
तो ये कितना हो गया 2 + 2 4, 4/2 is 2, इसका मतलब sp। आया समझ में? हाइब्रिडाइजेशन sp आ गई, फॉर्मूले से भी आ गई और हमको मेन पूरी थ्योरी करके भी समझ में आ गया। एक्सप्लेन कर दो फॉर्मूला कि पिछला वाला फॉर्मूला में। फॉर्मूला के अंदर ना z निकालना है हमको, ठीक है। अगर z की वैल्यू 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 तो sp3d2, 7 तो sp3, ठीक है। सिंपली जो भी हो ना उतना ऐड करके कर देना, s और p मिलाकर 2, 3 है तो s और 2p, 4 है तो sp3, एक s और 3p, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3, ठीक है। ये हमको पता है, ये तो ओके। यस मैम। है ना। अब इसका फॉर्मूला देख लो बच्चे। z निकालने के लिए हाफ लेना है, किसका? सम लेना है पूरा का पूरा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा सेंट्रल एटम है बेरिलियम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ले लो ऑफ सेंट्रल एटम, प्लस कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो ना उसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे हैं, तो माइनस कर दो जितना भी पॉजिटिव चार्ज हो। अब एग्जांपल से बता दी जाऊंगी। प्लस कोई नेगेटिव चार्ज हो, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो नेगेटिव चार्ज ऐड कर दो। और प्लस जितने भी मोनोवैलेंट एटम्स हो, वो वाले एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, तो उसको आप ऐड कर दो। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम्स है ना जिसकी वैलेंसी 1 है, तो 2 × 1। बेरिलियम पे अरे हैंग हो गया, एक सेकंड। बेरिलियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,2। तो हमने ये वाला 2 लिया, हाफ बाहर, वो तो फॉर्मूले में ही है। 2 लिया, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, और 2 मोनोवैलेंट एटम्स, तो 2 हाफ 2 + 2, 2 + 2 हुआ 4, 4 का हाफ हो गया 2, तो 2 आ गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गई अपनी sp। ओके यस मैम। BeCl2 का समझ में आ गया, ज्योमेट्री भी लीनियर समझ में आ गई। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे चल रही हूँ sp2 के लिए। यहाँ तक तो बच्चों किसी को डाउट नहीं ना? सब लोग बहुत शांत बैठे हुए आज। No. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज BF3, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। पहले लॉन्ग मेथड से करती हूँ कि पूरा का पूरा थ्योरी, फिर शॉर्टकट भी समझ लेंगे। BF3 के अंदर बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1। तो ग्राउंड स्टेट में हम लिख सकते हैं ऐसे, पर जब भी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है एक्साइटेड स्टेट में, सो व्हाट विल हैपन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा, तो ऐसे करके इन तीनों आपस में कंबाइन करेंगे। ये S है 2s और ये वाला 2p वाले हैं। तो 3 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ गए। ये 3 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, 3 फ्लोरीन एटम्स हैं। तो ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। फ्लोरीन के साथ कैसे कर रहे हैं? फ्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर 9, तो 1s2, 2s2, 2p5, 2p5 है, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन का, तो ऐसे बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। और इसको स्पेस में कैसे ओरिएंट करोगे आप? ऐसे, ठीक है। ये अपना बोरॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, और इसके साथ फ्लोरीन आया, इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। इसकी शेप हो गई ट्राइगोनल प्लेनर। ये भी F, ये भी F, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, और Yes, बॉन्ड एंगल ma'am. हो गया इसका 120 डिग्री।
सब आपस में 120 डिग्री है, ठीक है ना। प्लेनर है, 120 इंटू 3 360 हो गया ना पूरा का पूरा एक प्लेन में। तो ओके, आगे बढ़ा जाए। मैम मैम यस मैम। मैं यहाँ पे 2p के ऑर्बिटल्स है तो वो sp2 नहीं होगा? sp2 ही तो किया, सॉरी sp2, यस ओके, वही डाउट था, आपने sp लिखा था तो। सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी, ठीक है। ओके, और इधर z से भी कर लेते हैं। BF3 का अगर हम z से निकाले तो हाफ, बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 और 3 फ्लोरीन है जो कि मोनोवैलेंट है, इसलिए मैं ले रही हूँ। तो हाफ 3 + 3 यानी कि 3 आ गया, इसका मतलब sp2, और आप बोल दो कि ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। ओके यस मैम। ओके, चल अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं CH4। ये तो हमने कर लिया है। CH4 का दोबारा से करके बताऊं कि sp3 का एक और एग्जांपल ले लूं? छोड़ CH4 दो मैम। छोड़ दूं? समझ में आ गया था? सबसे पहले शुरू ही ऐसे किया था। मैं फटाफट से लिख देती हूँ। 1s2 2s2 2p2 था, तो इसके अंदर ऐसे, इसके अंदर यहाँ पर ऐसे था। ये थी अपनी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में एक यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो, एक ऐसे ऐसे, फिर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, इन चारों कंबाइन करके 4 sp3 बना लिए, ठीक है। ये वाले अपने 4 sp3 हैं, और ये बॉन्ड करेंगे एक एक हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का 1s1 होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, एंगल 109 डिग्री 28। ओके, अब इसी का अब मुझे बताओ बच्चों, CH4 NH3 और H2, इन तीनों की मुझे आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ठीक है। Z से निकाल लो, ऐसे तो आपको पूरा लॉन्ग तरीका पड़ेगा। Z से निकाल लो और हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे। सेंट्रल एटम की लेते हैं। नाइट्रोजन इधर सेंट्रल एटम है, इधर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। हमने बोला था हाइड्रोजन फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम्स नहीं होते हैं। सेंट्रल एटम वो होता है जो मल्टीपल वैलेंसीज शो कर सकता है, जिसका साइज जनरली बड़ा होता है, जो कम क्वांटिटी में लेसर नंबर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ, क्या ये सबको समझ में आया? एक बार प्लीज बोर्ड पे चेक करो, और उसी बेस पे मैं स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ। देखो बच्चों, सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकली sp3। कोई डाउट, कोई चीज रिपीट करूं? नो मैम। और मीथेन के अंदर हाफ, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन के, तो 4 4 8, 8/2 4, तो sp3। अमोनिया के अंदर हाफ, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है प्लस 3 हाइड्रोजन क्योंकि मोनोवैलेंट है, 5 + 3 8/2 4 sp3। और इधर वाटर में हाफ, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 + 2 तो 8/2 4 sp3। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री चारों की टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री ये भी टेट्राहेड्रल है। जो लोन पेयर है वो भी एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उसको हम ऐसे ही मानेंगे, ठीक है। डन। और ये इधर भी ओके। यस मैम। चलो नेक्स्ट, इधर अमोनिया का बस बच्चा, मैं आपको क्योंकि लोन पेयर इंट्रोड्यूस करना, मैं ऐसे सिखा देती हूँ। बन कैसे रही है? नाइट्रोजन की 1s2
2s2 2p3 था, और ये s वाले हैं, ये 2s है, ये 2p है। इन तीनों आपस में कंबाइन कर sp3 के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए, और ये तो लोन पेयर है, उधर एच से कंबाइन करेगा। जो हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं दे हैव ऑपोजिट स्पिन। अरे ये मिटाना है मुझे, हैंग हो रहा है फिर से, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन के अंदर एक ये लोन पेयर दिखा देते हैं, और इधर ऐसे। आगे बढ़ा जाए। यस मैम। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड ना, थोड़ा हैंग हो रहा है फॉर सम रीजन। अब आई थिंक सही रहना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं sp sp2 sp3। हमने तीनों के एग्जांपल कर लिए। अब चलते हैं pcl। pcl5। एक बार खुद से भी इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर सोचो कि z के फॉर्मूले से क्या आ रही है, और मैं लॉन्ग मेथड से भी लिख रही हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 2 2 4 6 10 2 12 3 15 3s2 3p3। इसको हमने ऐसे लिख लिया 3s2 और 3p3, और इधर वाले में 3d। ठीक है, मैंने कहा था ना हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर एनर्जी वाले होने चाहिए। तो d के लिए हम सेम वाला भी ले सकते हैं, या फिर n-1d भी ले सकते हैं, मतलब एक पहला वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी भी सिमिलर एनर्जी होती है। तो यहाँ पर सेम वाला ले रहे हैं। ये फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एट द टाइम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर से हैंग हो गया मैम, ब्लैक बोर्ड ऑटोमेटिक चल रहा। आई ओके। और इसमें मक्खी थी इसलिए वो नहीं चल रहा था इतनी देर से। अंडू अंडू अंडू, अरे ऐसे था। तो एट द टाइम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये वाला एक यहाँ चला गया, और अब ये तो अपनी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी फॉस्फोरस की, वो सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम की आप हाइब्रिडाइजेशन करते हो तो यहाँ पर एक ये बचा, sp3d। हाँ sp3d है ना, और d के अंदर एक यहाँ पर आ गया, और बाकी सारे Fe है। ये कंबाइन कर 5 बना लिए, 5 हाफ फिल sp3d। ठीक है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp3d, जिनके अंदर 5 हाफ फिल्ड है। तो हर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, क्योंकि क्लोरीन की तो 3s2 3p5 होती है ना, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। अब यहाँ देखो sp3d जब भी बना ना, तो इसकी शेप होती है, सॉरी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल मतलब ट्राइंगल जैसे समझ लो। तो P बीच में रखो, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, और इसको एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हो, ट्राइंगल जैसा समझ लो। ट्राइंगल मतलब फॉस्फोरस, अगर इसमें मेरी हथेली को वापस देखना, तब फॉस्फोरस बीच में, एक क्लोरीन इधर बीच में मान लो, एक इधर और इधर, मतलब इधर है एक इस उंगली की तरफ, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, 3 क्लोरीन ऐसे, और 2 क्लोरीन
एक ऐसे और एक ऐसे, पिरामिड के जैसे। ट्राइगनल मतलब हथेली पे, बीच में फास्फोरस, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एक क्लोरीन ऊपर ऐसा करके और एक क्लोरीन ऐसा नीचे। ठीक है, मेरे आगे चेहरे के आगे दिखाती हूँ जिससे कि वाइट ब्लैक नजर आए। ठीक है, यस मैम। ट्राइगनल बाई पिरामिडल, स्पेस में जो इसकी ज्योमेट्री हुई, ट्राइगनल बाई पिरामिडल। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आ सकता है, जो आपको पता होना चाहिए, जो ऐसे 3 क्लोरीन बॉन्ड्स तो विद इन द प्लेन है, इनको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और 2 क्लोरीन बॉन्ड्स, एक अबव द प्लेन, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, है ना, उनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ज्योमेट्री है ट्राइगनल बाई पिरामिडल और 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं। 3 जो इन द प्लेन है उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, उसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। और अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, मुझे एक बात बताओ, बॉन्ड एंगल जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है उनका आपस में बॉन्ड एंगल क्या होगा? मैं 120, 120, ये वाला भी 120 और ये वाला भी 120, है ना। और जो ये वाला है एक्सियल बॉन्ड, उसका ऐसे लिख देती हूँ, 90 इक्वेटोरियल डिग्री। और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच का बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। एक्सियल और एक्सियल, ये ऊपर एक अबव और एक नीचे, तो उसके बीच का 90, बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180, 180। ठीक है, और एक्सियल का इक्वेटोरियल से कितना बॉन्ड एंगल होगा? 90। वेरी गुड। अब समझो थोड़ा सा, अब मैं आगे जो वेस्पर थ्योरी पढ़नी है उसका भी थोड़ा थोड़ा मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ी थोड़ी घूमता है उसका भी। अगर एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स 120 या उससे ऊपर है तो नो रिपल्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स 120 से ऊपर है तो नो रिपल्शन, वेरी हैप्पी। अगर 120 से कम है तो रिपल्शन होगी। यहाँ पर कोई रिपल्शन नहीं है, सब 120 से 120 से ऊपर है, कोई रिपल्शन नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत ये वाला एक्सियल और ये वाला इक्वेटोरियल, क्योंकि यहाँ बॉन्ड एंगल 90 आ गया ना, तो उसमें रिपल्शन होगी। स्पेस में ओरिएंटेशन भी समझ में आई सबको? अगर यहाँ पे समझ में नहीं आई तो आगे समझ में नहीं आएगी जो मैं शेप जब बताऊंगी। ठीक है, ध्यान नहीं समझ में तो पूछ लेना, आगे बढ़िए। ओके, sp3d डन। नेक्स्ट, अच्छा हाँ एक और चीज ये तो बताना भूल ही गई मैं, ये वाला अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें ना बच्चों, बॉन्ड लेंथ ये नहीं देती, बॉन्ड लेंथ एक तरफ है एक्सियल और बॉन्ड लेंथ एक तरफ है इक्वेटोरियल, तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ is greater than equatorial bond length for this case. ठीक है, क्योंकि आप ऐसा लगा कि बॉन्ड एंगल कम है ना, तो इन दोनों में रिपल्शन होगी, एक्सियल और इक्वेटोरियल थोड़ा सा लंबा होता है इतना। ठीक है, बॉन्ड एंगल कम मतलब पास पास है तो पास पास थोड़ा रिपल्शन होगी। यहाँ पर इक्वेटोरियल तो दूर दूर है तो उसका अपनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, ये बराबर होता है, वहां पे बॉन्ड लेंथ में होता है, कोई चेंजेस नहीं आता। एक दिल वाला यहाँ पे रिपल्शन फेस करता है, थोड़ा सा और वो ऊपर हो जाता है, दूर हो जाता है, ऐसा करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अरे उफ, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं SF6 का। अच्छा मैंने वो नहीं बताया, PCl5 का Z से अगर आप निकालो तो हाफ फॉस्फोरस के 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 क्लोरीन के 5 दोनों वैलेंट है, तो 5 + 5 10/2 5, तो sp3d ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जो आपको अब धीरे धीरे याद हो जानी चाहिए। ओके, फॉर्मूले से भी आ गया, आगे बढ़ा जाए जी। चलो ओके, अब चलते हैं SF6 पे। तो SF6 के अंदर सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं 3s2
और CP4 की, ठीक है। और ये D वाले को हम खाली छोड़ देते हैं, CS, PP, CD। और फिर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमको देखो, अरे फिर से ये क्या हो गया आज, इतनी मक्खियां क्यों आ रही है? अच्छा चलो, एक्साइटेड स्टेट में देखो 6 फ्लोरीन बॉन्ड्स है। जज कैसे करोगे? तो 6 हमें हाफ फिल चाहिए, तो एक को इधर शिफ्ट किया और दूसरे वाले को इधर शिफ्ट किया, तो हमारी ऐसे ऐसे ऐसे, और अब ये 6 ऑर्बिटल्स कंबाइन करके 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिए। 1 2 3 4 5 6 sp3d2, ठीक है। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। और यहाँ हमारी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट पेज पे चलूं, मुझे वो एक्सप्लेन करना है ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री कैसे होती है। ये लिख लिया, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो उसमें क्या करता है ना, sp3d2 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, तो सल्फर को बीच में रखो, एक फ्लोरीन इधर 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 इधर, इस तरह से ऐसे बन जाएगा सल्फर के इन चारों फ्लोरीन से बॉन्ड्स। ये डॉट डॉट बनाया, फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड नहीं होता है, ये सब स्क्वायर जैसा बनाने के लिए बताया है, ठीक है। ये एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, SF6, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप देखो ऐसा करके ना, ऑक्टाहेड्रल जैसा दिख रहा है, कि मतलब मेरे हथेली को आप ऐसा स्क्वायर समझो कि बीच में सल्फर है, एक फ्लोरीन इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो ऐसे चारों फ्लोरीन आ गए, एक बाहर की तरफ और एक इधर की तरफ पीछे, मेरे हाथ के पीछे। तो मतलब ऐसे करके समझ लो, तो सल्फर बीच में 4 फ्लोरीन एक स्क्वायर में आ गए, और एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ और एक फ्लोरीन नीचे की तरफ, तो ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं इसको। और स्क्वायर बाई पिरामिडल, जैसे वहां पे था ना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऐसे इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं और स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कह सकते हैं, बट अच्छा टर्म इज ऑक्टाहेड्रल, इसलिए आप लोग ऑक्टाहेड्रल लिखना, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल है अपना। अब मुझे बताओ, इक्वेटोरियल वाले कितने SF बॉन्ड्स हैं? SF बॉन्ड इक्वेटोरियल प्लेन में कितने हैं? 4। 4। और उनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90-90 हो गया ना, क्योंकि टोटल मिला के 360 लगाना है। यस मैम। 90-90-90-90। तो इक्वेटोरियल वाले में बॉन्ड एंगल इज 90। एक्सियल एक्सियल बॉन्ड एंगल की बात करूं, ये एक एक्सियल नीचे, तो 2 एक्सियल SF बॉन्ड्स है, और एक्सियल एक्सियल बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री, और एक्सियल और इक्वेटोरियल से बॉन्ड एंगल हो गया फिर से 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं, क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल, ये इसके साथ 90 बना रहे हैं, ये आपस में 90 है, ये इनके साथ 90 बना रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सारे बॉन्ड एंगल्स इक्वली है ना, तो हम बोल देते हैं बॉन्ड लेंथ एक्सियल की इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल, ठीक है। बॉन्ड लेंथ एक्सियल इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल फॉर SF6, ठीक है। केस टू केस ये चेंज करता जाता है। ऑलराइट, यस मैम। अच्छा, और अब बच्चों इसका Z से भी निकाल लो। Z से इज इक्वल टू हाफ SF6, सल्फर के 6, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का झंझट ही नहीं है, और 6 फ्लोरीन, तो 12/2 इक्वल टू 6, तो S के साथ 3 P और sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ऑलराइट, आगे बढ़ रही हूँ। sp3d2 हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब नेक्स्ट वाला IF7, यहाँ पर निकलेगा sp3d3, ठीक है। इसको डायरेक्टली Z से ही कर देती हूँ बच्चों। Z इज इक्वल टू हाफ, आयोडीन सेंट्रल एटम है उसका 7 प्लस 7 into 1, तो 7 आ गया sp3d3। और यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना, आयोडीन बीच में
एक पेंटागन जैसा बनाओगे आप। पेंटागन पहले मैं ऐसे बना लूं। और ये बन गया पेंटागन जैसा, ठीक है। और अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो 5 हो गए फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन। इसको बोलेंगे, इसका ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल, BI। बाई पिरामिडल यही होता है, ठीक है। और उससे भी आपको समझ में आ गया। क्विकली नोट दिस डाउन हाइब्रिडाइजेशन के, फिर मैं और क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया। हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन से पता चलती है ज्योमेट्री, हमको शेप नहीं पता चलती, हमको पता चल रही है ज्योमेट्री। ओके, क्वेश्चंस दो। यस मैम। एनी डाउट्स, किसको कुछ पूछना है? नो। चलो फिर क्वेश्चंस लिख रही हूँ मैं, फटाफट से मुझे आप लोग जल्दी से बताओगे। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की CO3 2 माइनस, NO3 माइनस, PCl4 प्लस, PCl6 माइनस, और H2S और SO3 2 माइनस। सी कार्बन का होता है 4, ठीक है। 4 प्लस जल्दी से करो, फिर और देती हूँ। 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9। चलो कार्बोनेट की और 2 मिनट हो गया। चलो एक बार फटाफट से कर लो सबसे, फिर और डिस्कस करते हैं, और एग्जांपल्स भी देना है मुझे इसके अंदर। हाइब्रिडाइजेशन में जरा सिग्मा बॉन्ड्स देखते हैं, पाई बॉन्ड से कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बेस्ड ऑन फॉर्मूला सिखाई है, अभी क्विकली थोड़ी देर में बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर भी बता दूंगी। मैं सॉल्व करी हूँ, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ, कार्बोनेट में कितनी होगी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की? sp3 sp2, वेरी गुड, ठीक है। कैसे किया आपने? Z इज इक्वल टू हाफ कार्बन के 4, कोई मोनोवैलेंट एटम तो है ही नहीं, पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देंगे, तो ये आया 6/2 यानी कि 3, तो sp2, वेरी गुड। नेक्स्ट नाइट्रेट में बताओ। half 5 plus 1 sp, ठीक है, नो डाउट sp2। PCl4 प्लस, जो PCl5 होता है ना, एक्चुअली PCl5 ना ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। तो कभी आपसे PCl5 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पूछना, तो आपको चेक करना है कि वो किस तरह करके एग्जिस्ट कर रखा होगा। PCl4 प्लस दे रखा होगा, PCl6 माइनस दे रखा होगा, तो वो इसलिए मैंने इंडिविजुअली लिख दिया है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में वो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस करके एग्जिस्ट करता है। ओके, Z इज इक्वल टू हाफ फॉस्फोरस का 5, क्लोरीन के 4 और -1
ओके, इसमें आ रहे ब्लैंक जा रहे सारा का सारा मैम आ रहा है। आ रहा है। कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है बच्चों? नो मैम। नो मैम। गुड गुड गुड। हाँ PCl4 प्लस में हाँ, PCl4 प्लस में बता देते। अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड यहाँ बता देते। मक्खी आ गई। PCl4 प्लस फॉस्फोरस के, अरे ये क्या हो रहा है, मक्खी है क्या फिर से? PCl4 प्लस फॉस्फोरस के 5 होते हैं, Z इज इक्वल टू हाफ, और फॉस्फोरस के 5, क्लोरीन मोनोवैलेंट है ना, तो क्लोरीन को हम इंक्लूड करेंगे, 4 क्लोरीन एटम्स हैं। अरे एक मक्खी तबाही मचा सकती है। क्लोरीन के 4 और +1 है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो -1 कर देंगे। ठीक है, 5 + 4 हुआ 9, 9 - 1 8, 8/2 4, इसका मतलब sp3। ओके, यस मैम। आगे बढ़ते हैं। PCl6 माइनस, इस केस में Z हो जाएगा हाफ, फॉस्फोरस के 5, क्लोरीन के 6 और -1 चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो ये हो गया 6 और 6 12, 12/2 यानी कि 6 sp3d2। कहाँ है, चलो sp3d2 समझ में आया यस इसका? चलो H2S का कितना होगा बच्चों? Z इज इक्वल टू हाफ, सल्फर का 6, हाइड्रोजन के 2, 4 sp3। डन। आगे बढ़ रही हूँ मैं। H2S में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है, SO32 माइनस, Z इज इक्वल टू हाफ, सल्फर के 6, 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 ऐड कर दो, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो बाईवैलेंट होता है, मोनोवैलेंट नहीं है, तो हमें उसको नहीं लेना, तो 4 आ गया। SO32 माइनस में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकली, क्योंकि 4 आ रहा है इधर। ओके, यस मैम। यस मैम। कर लेते हैं। XeF2 में देखो हाइब्रिडाइजेशन, जो लीवर स्ट्रक्चर था वो XeF2 वाले इनर्ट गैस तो कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाह रहे हैं, वो कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमें इनका पता चल रहा है। XeF2 में Z इज इक्वल टू हाफ, 8 + 2, फ्लोरीन के 2 है, तो 10/2 5, यानी कि sp3d। XeF2 की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d। ठीक है, और यहाँ पे सारी कर लेते हैं, फिर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाती जाती हूँ। XeOF2, Z इज इक्वल टू हाफ, फिनॉल के 8 प्लस फ्लोरीन के 2, तो यहाँ पर भी 5 sp3d। क्लियर बच्चों? यस मैम। ClO4 माइनस, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। ClO4 माइनस, Z इज इक्वल टू हाफ, क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 4, यानी कि sp3। ठीक है, और कहाँ है भैया, तो क्या होगी, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मेरे को डोर में खोलना तो शायद बाहर निकल जाए। ओके, ClO4 माइनस के बाद कौन सा था? ClO4 माइनस के बाद था ClO3 माइनस और XeO4।
ClO3 -1 Z इज इक्वल टू हाफ क्लोरीन के साथ +1, यहाँ भी sp3 और sp3 ठीक है, और एक बचा XeO4 Z इज इक्वल टू हाफ 8 यानी कि 4। ये हो गई सबकी हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, हम बना लेते हैं H2S SO3 2-। आज तो गड़बड़ी होगी भाई, इतना ज्यादा। F2 का बनाते हैं sp3d। XeF2 इसकी आ रही है sp3d। अब इसका आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? Xe के होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आपको sp3d बन रहा है। sp3d बन रहा है मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना? तो आप क्या करो, Xe लिखो बीच में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना दोगे आप। अब क्या है XeF2, इसका मतलब एक क्लोरीन इधर लगाया, एक फ्लोरीन इधर लगाया और इक्वेटोरियल प्लेन में लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ये अपना वो हो गए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। कैसे? ज़ीनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, समझ में आया? XeF2 ऐसे ही वहां पर पीछे निकला था H2S का, निकला था sp3, अभी नोट से चेक कर लेना। H2S पीछे पेज पे निकाला था sp2। तो कैसे? सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, H2S sp3। ऐसे ही वहां पर और कौन से निकले थे? वहां पर है XeOF2 का निकला था, XeOF का निकला था sp3d 5 sp3d, है ना? XeOF2 इसका निकला sp3d। Xe एक O ऐसे लगा दो और फिर ठीक है। XeOF2 ज़ीनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, XeOF2। ऑलराइट एवरीवन, क्लियर? समझ में आया? अब एक मैं थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है? ट्रिक क्वेश्चन इज, अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप मुझे बताओ I3- की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो कैसे निकालोगे I3-? मैम आई की क्या होती है? I3-, इसको आप क्या करो, तोड़ के लिख लो I और I2-। इसे तोड़ के लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। Z इज इक्वल टू हाफ, ये मेरा सेंट्रल एटम हो गया, 7 प्लस -1 चार्ज है तो 1, और 2 मोनोवैलेंट एटम्स आयोडीन है तो 2। तो 7 + 2 9 + 1 10, 10/2 इज 5, यानी कि sp3d। ठीक है, ऐसे करके तोड़कर आप लिख सकते हो। जल्दी से मुझे SOF2 की बताओ। SOF2 की क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन? SOF2 की हाइब्रिडेशन क्या होगी बच्चों? Z इज इक्वल टू हाफ 6 + 2 और sp3। स्ट्रक्चर बना दोगे आप ऐसे ऐसे, ठीक है? समझ में आया सबको? अभी फॉर्मूला सब लोग अप्लाई करना सीख गए हैं। लॉन्ग मेथड से भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, बट लॉन्ग मेथड से समझने के लिए हमेशा उसको अप्लाई करना इज नॉट इजी, ठीक है? अब इसी में बच्चों एक और तरीका गिवन है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो, अभी स्ट्रक्चर तो आप ल्यूइस के स्ट्रक्चर्स के बेस पे निकाल सकते हो। मैंने बोला कि बेटा SO3 है, उसके आप मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है, स्ट्रक्चर बनाया था हमने प्रीवियस क्लास में। S डबल बॉन्ड O
हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अगर आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे निकालना हो तो भी Z निकाल सकते हैं आप। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, उससे भी आपका Z निकल जाएगा। यहाँ पर 3 सिग्मा 3 पाई है, तो इस केस में Z इज इक्वल टू हो गया 3। कोई लोन पेयर तो है नहीं। सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो Z इक्वल टू 3 यानी कि sp2। और आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, हाफ 6 प्लस 0 3 sp2। तो आपने 3 मेथड सीख लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के। एक तो लॉन्ग मेथड, वो बहुत ज्यादा लेंथी है, वो हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में वो फटाफट से आंसर वो एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करते थे, थ्योरी के लिए। अदरवाइज आप जो है ये वाला फॉर्मूला बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, या फिर ऐसे ही कार्बोनेट था जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था मैंने कार्बोनेट का, इसके अंदर भी आसान है। Z कितना होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो इसका मतलब sp2, और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, हाफ 4 प्लस 2, 2 नेगेटिव चार्ज है कार्बोनेट में, CO3 माइनस, तो यानी कि 2। ओके, स्ट्रक्चर के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। एक लास्ट, अरे फिर से ओ गॉड, SO4 माइनस, जल्दी से इसका बताओ। SO4 माइनस, Z बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर इज 4, sp3 क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, और Z इज इक्वल टू हाफ सल्फर के 6 और 2 नेगेटिव 4, ऑक्सीजन को लेना नहीं है, तो 8/2 4 sp3। सब लोगों को आई होप हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया हो। ऑलराइट, यस मैम। हाइब्रिडाइजेशन में तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब हाइब्रिडाइजेशन की ना एक एप्लीकेशन है जरा, जिसको हम यूज करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp वाले की सबसे ज्यादा होती है, फिर sp2, फिर sp3। क्यों? sp के अंदर अगर मैं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर पूछूं, तो 50% s कैरेक्टर है, 50% p कैरेक्टर है। sp2 में एक s और 2 p है ना, तो 33.3% s कैरेक्टर प्लस 66.7% p कैरेक्टर। sp3 में एक s और 3 p है, इसका मतलब 25% s कैरेक्टर, 75% p कैरेक्टर। और हम लोग ये कहते हैं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। उसका साइज स्फेरिकल होता है ना, उसका जो शेप होती है न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, s कैरेक्टर की परसेंटेज ज्यादा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्या पूछेंगे वो लिख लिया था, यस मैम। है ना? इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, इसको अरेंज करो इन द ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो आप कैसे बोलोगे? अच्छा, अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स हो तो sp, एक डबल बॉन्ड हो तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp। मैं लिख देती हूँ, ये वाला है sp3, sp3, ये वाला है sp2, sp2, और ये वाला sp। तो डबल बॉन्ड होता है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp, सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3। ठीक है, अच्छा अब देखो ये वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने आपको बोला इसको अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कि A, B और C में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ CBA, क्यों? क्योंकि ये वाला बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा और वो इस तरह करके
बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब माइनस और H प्लस। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था ना, कार्बन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, हाइड्रोजन का भी ले लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और H प्लस। ठीक है, तो अगर और ये CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बना, यहाँ पर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस और यहाँ पर बनेगा CH3 माइनस। अब इस वाले केस में कार्बन ये वाला sp हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है ना, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल स्पीशीज बनी, ये वाला कम स्टेबल और ये वाला हाईली अनस्टेबल। तो इसीलिए C वाला मोस्ट एसिडिक, फिर B, फिर A। ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ S क्या रहेगा, मोर इज द एसिडिक नेचर। ठीक है, Sp सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर Sp2, फिर Sp3। ओके डन, आगे बढ़ा जाए। यस मैम। चल ओके, अब नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। किसी को हाइब्रिडाइजेशन में तो कोई डाउट नहीं ना बच्चों? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये हम अब शुरू कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑल गुड, ऑल क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो हुआ क्या, हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि ज्योमेट्री की, sp लीनियर, sp2 याद करना है आप सबको, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आई थिंक sp3d2 सात हो गए ना? नहीं, sp3d2 was octahedral, sp3d3 is pentagonal bipyramidal, sp3d is trigonal bipyramidal। ठीक है, मैं लिख देती हूँ कहीं कंफ्यूजन ना हो गया। लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये अपनी थी जो हमारी थी ज्योमेट्री। अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई, क्यों ऐसा हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर वेस्पर थ्योरी। रीजन बीइंग, हमने ये तीन मॉलिक्यूल्स लिए, मीथेन, NH3 और वाटर। इन सब में हाइब्रिडाइजेशन निकालो, जल्दी से बताओ हाइब्रिडाइजेशन कितनी कितनी होगी? छः 4 10 sp3d sp3 नाइट्रोजन में कितनी होगी, अमोनिया में? 3 sp3d। अरे मैम sp3 अमोनिया में तो d ऑर्बिटल ही नहीं होता है, अक्लमंद। sp3 Z is equal to half नाइट्रोजन के 5 प्लस 3 4, Z is equal to half ऑक्सीजन के 6 प्लस 2 4, तो sp3। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सबकी तो हाइब्रिडाइजेशन हमको पता चल गई, तो हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट ने बोला था सबकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो उन्होंने बोला कि कार्बन को ऐसे लो और सबका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होगा। लेकिन हमको पता चला कि सबका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है। इंस्टेड इसका तो 109 डिग्री 28 मिनट है, इसका बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री, सॉरी सेल्सियस डिग्री, और इसका बॉन्ड एंगल है 105 डिग्री। अब ऐसा क्यों, यहाँ पर क्यों बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट बिल्कुल आइडियल वाला आ रहा है जो आना चाहिए, यहाँ पर क्यों, यहाँ पर भी 109 आना चाहिए था 109.5 डिग्री, और यहाँ पर 107 आ गया।
यहाँ पर भी 109 आना चाहिए था, यहाँ पर और वेरिएशन, यहाँ पर 105 आ गया। क्या रीजन है उसका? क्यों बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं आ रहा है? तो उसका रीजन है रिपल्शन। रिपल्शन क्यों हो रही? रिपल्शन कैसे हो रही? रिपल्शन यहाँ पर बेटा सारे के सारे बॉन्ड्स है, तो ये बॉन्ड मतलब तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये वाला इससे रिपेल कर रहा है, इन दोनों दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो 109 डिग्री पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी वो अटेन कर पा रहे हैं। यहाँ पर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड से या इस वाले बॉन्ड से या इस वाले बॉन्ड से रिपल्शन फेस कर रहा है। यहाँ पर है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बट यहाँ पर क्या है? ये वाला बॉन्ड पेयर, ये जो बॉन्ड है, ये इन दोनों तो बॉन्ड से रिपल्शन फेस कर रहे हैं और साथ में इस लोन पेयर से भी तो रिपल्शन फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन भी है और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है, और इधर वाले में दो लोन पेयर है। यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर की बॉन्ड पेयर से रिपल्शन है और बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर से रिपल्शन है, तो इतनी सारी रिपल्शन है। ठीक है, अब ये चीज समझ में आई सबको? या तो कोई डाउट नहीं? तो वेस्पर थ्योरी ने क्या बोला कि हमको तो दिख रहा है यहाँ पर बॉन्ड एंगल सबसे छोटा हो गया। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड्स के बीच का एंगल। तो ये बॉन्ड एंगल इतना छोटा हो गया, मतलब ये लोन पेयर्स जो है इसको बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे होंगे ना, उसको एकदम ऐसा अंदर की तरफ खींच रहे होंगे, जो 109 डिग्री ऐसा होना चाहिए था, और यहाँ पर एक लोन पेयर और यहाँ पर एक लोन पेयर, तो लोन पेयर आपस में बहुत रिपेल कर रहे हैं इस बॉन्ड पेयर को और वो उसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं, तभी तो बॉन्ड एंगल ऐसा छोटा होता जा रहा है। तो वेस्पर थ्योरी ने बोला कि लोन पेयर रिपल्शन इज वेरी हाई एंड इसको हमको मैक्सिमम अवॉइड करना है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये वाली रिपल्शन हाईएस्ट है, तो इसको हमें मैक्सिमम मिनिमाइज करना है। जिस बेसिस पे, जिसकी वजह से ज्योमेट्री तो हम सबकी टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे, ज्योमेट्री सबकी टेट्राहेड्रल है, बट इसकी तो टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल और शेप भी टेट्राहेड्रल। अमोनिया में ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट शेप हो गई इसकी चेंज, शेप हो गई पिरामिडल, और इधर ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, शेप हो गई एंगुलर, जिसको वी शेप भी कह सकते हैं, उल्टा वी या बेंड। आया समझ में? ज्योमेट्री तो हम सबके टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे, बट शेप आप चेंज कर दोगे। यहाँ पर टेट्राहेड्रल है, यहाँ पर पिरामिडल हो गई शेप, पिरामिड जैसे कि ऐसा 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 शेप में ना हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते, और यहाँ पर दो लोन पेयर है, मतलब इतना ही है, तो एंगुलर, बेंट या वी शेप। एंगुलर मतलब एंगल जैसा, बेंट ऐसा मुड़ा हुआ है, या वी शेप। समझ में आया वेस्पर थ्योरी का? तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री अपनी सेम रहेगी सबकी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन शेप अपनी चेंज हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही वाली चीज, ओके? यस मैम। ओके, अगर इफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज इक्वल टू 0, देन ज्योमेट्री और शेप बराबर होगी। एग्जाम्पल CH4। If number of lone pairs is not equal to 0, then geometry और shape अलग अलग होगी। Example NH3 H2O, geometry is tetrahedral, shape is pyramidal. Clear? तो अब हमको इस वाले टॉपिक में, वेस्पर थ्योरी में, हमको सबकी शेप समझनी है। ठीक है, आज की क्लास बच्चों यहीं पर फिनिश करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में वेस्पर थ्योरी, थोड़ा सा मैं चाह रही थी आज वेस्पर थ्योरी भी फिनिश हो जाए, बट नेवर माइंड। वेस्पर थ्योरी और ड्रैगोज रूल, बेंट रूल, और फिर हम लोग एमओटी पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डाइपोल मूवमेंट भी है और एमओटी। प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक हमारा केमिकल बॉन्डिंग शायद खत्म हो सकता है। ठीक है, ऑल गुड? कोई डाउट्स बच्चों, कुछ पूछना है आप लोगों को? नो मैम। मैम चलो